हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बांग्लादेश जल रहा है। वहां पर तमाम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को सरकार के द्वारा बंद किया जा रहा है। सरकार और विद्यार्थियों के बीच में घमासान इतनी अधिक बढ़ गई है कि हिंसा का माहौल और अधिक ज़्यादा गहरा गया है। साथ ही सड़क पर हिंसात्मक प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और इस बीच भारत सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि भारत और भारत के जो भी विद्यार्थी हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, वो अपना एहतियात बरतें और किसी भी स्तर पर कोई ऐसा सच कदम न उठाएं जिससे उनको नुकसान पर पहुंचे। तो इस तरीके से एडवाइजरी भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। लेकिन अब इस पूरी गतिविधि में ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर बांग्लादेश में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन, विद्रोह प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और हिंसा की जो वजहें हैं वो कुछ क्या हैं। सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना निर्णय ले रही है, सरकार का क्या कुछ स्टैंड है। दोस्तों, यदि हम इस पूरे विवाद को समझें तो एक एक करके हमें इसके इतिहास से शुरू करके आज तक की स्थिति को समझना होगा, तभी आप वर्तमान पहलू को भी समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती, नाती नातिन को सरकारी नौकरी में आरक्षण बहुत लंबे समय से मिल रहा था और इसी आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश में विद्यार्थियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। पहले भी इसमें कुछ गतिविधियां देखी गई थी, लेकिन हाल के समय में इसमें तेजी आई और इसी तेजी ने एक हिंसा का रूप धारण कर लिया। तो मेन जो फैक्टर है आज की चर्चा का वो ये है कि साहब, बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों, नाती नातिन को आरक्षण देना बंद करो। ये है मेन फैक्टर पूरे विद्रोह का, पूरे विरोध का। ये समझिएगा। अब हम लोग इसी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके की डिमांड्स वहां पर एक सामान्य विद्यार्थी के द्वारा क्यों की जा रही हैं और इससे संबंधित अन्य जो आयाम हैं ये क्या कुछ कहते हैं। यदि हम टाइमलाइन के आधार पर इसको समझें तो ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के तौर पर उभरा था। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से एक स्वतंत्र देश बना। वर्ष 1971 में आप सबको पता होना चाहिए कि भारत के द्वारा भी इस पूरी गतिविधि में अपना भरपूर समर्थन दिया गया था और देन फिर स्वतंत्रता बांग्लादेश को मिली थी। उस समय अवामी लीग के जो महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान ही प्रधानमंत्री बने थे बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद। और एट दैट टाइम 1972 में शेख मुजीबुर रहमान जी के द्वारा जानते हो क्या किया गया? रहमान द्वारा आरक्षण दिया गया। किनको? तो इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को। ठीक है जी, फ्रीडम फाइटर्स को आरक्षण की सुविधा इन्हीं के द्वारा मुहैया करवाई गई। अब यहां पर इनको और इनके परिवारों को यह आरक्षण की सुविधा दी गई थी। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब एक लंबा समय अंतराल बीत चुका, 2018 के आसपास में विद्रोह फिर से इस बात को लेकर के उभरा कि साहब 1971 में ठीक है बांग्लादेश आज़ाद हुआ, आपने स्वतंत्रता सेनानियों के महत्व को समझा, उनके योगदान को समझा स्वतंत्रता की लड़ाई में, इसलिए आपने उनको और उनके परिवारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की सुविधा दी। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसके लगभग लंबे समय के बाद आज के समय में आप ये आरक्षण क्यों दे रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानी की तीसरी पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको आप आरक्षण क्यों दे रहे हैं? यह सही नहीं है। और यदि आप ये आरक्षण दे रहे हैं तो इससे सामान्य जो विद्यार्थी हैं, सामान्य जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, सरकारी सेवा में जाने की, सरकारी नौकरी की, उसको नुकसान हो रहा है और ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम इस प्रकार के आरक्षण का विरोध करते हैं। और जब यह विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता चला गया तो वर्ष 2018 में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान जी की बेटी, यानी कि वर्तमान में जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी के द्वारा ही जो यह आरक्षण की व्यवस्था है इसे वापस लिया गया। पीएम बनती हैं और इन्हीं के द्वारा
जो कोटा व्यवस्था थी, यानी कि जो आरक्षण की व्यवस्था थी, इसको समाप्त किया गया, कोटा को समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि भाई हम कोई भी कोटा नहीं देंगे, किसी भी स्तर पर कोई कोटा की व्यवस्था नहीं रखेंगे, मेरिट के आधार पर सभी की नियुक्ति होगी, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन लेना है तो लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके की बातें वर्ष 2018 में इनके द्वारा की गई। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कैसे पासा पलटता है। 2021 में होता यह है कि कुछ याचिकाएं दायर की जाती हैं उच्च न्यायालय में। बांग्लादेश सर्वोच्च न्यायालय का जो हिस्सा है उच्च न्यायालय, वहां पर ये याचिकाएं जाती हैं और उन याचिकाओं की सुनवाई लगातार की जाती है, 3 वर्ष तक सुनवाई होती है और देन फिर 2024 में, यानी कि इसी वर्ष 1 जुलाई को एक बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट के स्तर पर आता है। हाईकोर्ट ने कोटा व्यवस्था को, कोटा को पुनर्बहाल कर दिया। ठीक है जी। अब जब कोटा पुनर्बहाल हो गया तो जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो पुनर्बहाल हो गई और इसके कारण फिर से विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन विद्रोह को शांत करने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आदेश को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया कि नहीं भाई, इस तरीके की स्थिति में अब ये आदेश को यदि हम इंप्लीमेंट में कर लाएंगे तो फिर इससे और अधिक नुकसान हो सकता है। लेकिन जो विद्यार्थियों का रोष है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, उसने हिंसा का रुख अख्तियार कर लिया है और ये जो हिंसा है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो बांग्लादेशी सरकार है उसने 17 जुलाई को क्या किया, तो जितने भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय थे इन सभी को बंद कर दिया ताकि हिंसा को और अधिक बढ़ावा न मिल सके। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे भारत में सरकारी नौकरी को महत्व दिया जाता है। हम सभी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी यदि मिल जाती है तो अपने वारे न्यारे हो जाते हैं, जीवन स्थायी तौर पर आगे बढ़ने लगता है। कुछ वैसी ही स्थिति बांग्लादेश में भी देखी जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक आंकड़ा बताता है कि वहां पर 3000 सरकारी नौकरियों के लिए लाखों में जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, वो फॉर्म भरते हैं और उनकी एक अपेक्षा होती है, आशा होती है कि उनको भी सरकारी नौकरी मिले। लेकिन जब आरक्षण के कारण उनको अपने हक से अलग होना पड़ता है, उनको उनका हक नहीं मिलता है, तो फिर उनको बहुत अधिक क्षोभ होता है, दुख होता है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि सरकारी नौकरी के स्तर पर जिस तरीके से डिवीजन किया गया है वो कुछ ऐसा है कि 30% जो आरक्षण है वो बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स को है। बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स के जो नाती, नातिन, पोते, पोतियां, इन सभी को 30% आरक्षण का लाभ मिलता है। ठीक है। अब इसी कारण ये जो मामला है ये बहुत अधिक गंभीर हो गया। ठीक है ना? जो 26% आरक्षण है, ये 26% आरक्षण में 1% आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है जो कि निःशक्त जन है, 5% आरक्षण जनजातीय वर्ग के लोगों को दिया जाता है, यानी कि ट्राइबल लोगों को दिया जाता है, और बाकी जो 10% आरक्षण है वो महिलाओं को और पिछले जिलों के जो भी लोग हैं, जो भी निवासी हैं, उनको दिया जाता है। इस तरीके से ये डिवीजन यहाँ पर है। लेकिन सबसे अधिक जो डिवीजन की हिस्सेदारी है वो किसके पास में है? वो बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स के जो परिवार के बच्चे हैं उनको। और इसी कारण से इतना ज्यादा विद्रोह लगातार देखा जा रहा है। शेष जो बचता है 44% हिस्सा इस नौकरी का, वो मेरिट के आधार पर तय किया जाता है। अब आप समझिए कि जिस देश में इतनी अधिक डिमांड है सरकारी नौकरी की, वैसे में मेरिट के आधार पर जो नियुक्ति हो रही है, चयन हो रहा है, वह कितना कम हो रहा है, और ये एक बड़ी वजह बन गया है हाल के समय में। ठीक है ना? अब यहां पर एक और फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विरोध
जो वर्तमान में देखा जा रहा है उसकी कुछ अन्य भी वजहें हैं जिसको टटोलने की जरूरत है। जैसे कि पहला एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये उभर रहा है कि विद्रोहियों को बांग्लादेशी प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना जी के द्वारा रजाकार कहा गया। रजाकार एक बहुत ही विभत्स शब्द के तौर पर वहां पर देखा जाता है। दरअसल जिस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था, तो पाकिस्तानी नियंत्रण स्थापित करने के लिए उस समय कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया ताकि वहां के लोगों को टॉर्चर किया जाए, मारपीट कर करके नियंत्रित किया जाए। और इसके लिए पाकिस्तानी नियंत्रण के लिए स्वयंसेवी अर्धसैनिक बल गठित किया गया था। और इन्हीं स्वयंसेवी अर्धसैनिक बल यानी कि पारामिलिट्री फोर्स के लोगों को रजाकार की संज्ञा दी गई। और इन रजाकार लोगों ने उस समय जो भी बांग्लादेश में रहने वाले लोग थे उनको खूब टॉर्चर करते थे। और इसी कारण इनको एक तरीके से आइसोलेट करने की भी कोशिश बाद में की गई, है ना। और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब हाल में ही इस तरीके से टिप्पणी की गई कि क्या बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के बच्चों को नौकरी पाने का हक नहीं है, क्या केवल इन रजाकारों के बच्चों को ही नौकरी पाने का हक है, इस तरीके से जब टिप्पणी की गई तो यह विद्रोह और अधिक भड़क गया कि आपने हमें रजाकार क्यों कहा, क्या हम वो उस स्थिति में हैं, क्या हम रजाकार हैं। इस तरीके से स्थितियां और अधिक बिगड़ती चली गई, ठीक है जी। इसके अलावा जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थिति है बेरोजगारी की, वो बढ़ी हुई है, आर्थिक हालात बहुत ही खस्ता हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। ऐसे में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ऐसे में जो सरकारी नौकरी है वही एकमात्र विकल्प के तौर पर सामने आ रही है। और इस विकल्प के ऊपर जब उनको ऐसा दिख रहा है कि 30% आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स के परिवार के बच्चों को मिल रहा है, तो फिर हमें सबसे ज्यादा नुकसान है। हमें जो चाहिए तो वो तो हमें मिल नहीं रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी के कारण इतना सारा जो विद्रोह है ये हाल के समय में देखा गया है। और इसी कारण ये जो तनाव है ये तनाव और अधिक उभरता चला गया है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश की न्यायपालिका के द्वारा और बांग्लादेश की सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख अख्तियार किया जाता है। आई थिंक मैंने आपको इस पूरी घटना से संबंधित ईच एंड एवरी डायमेंशन को क्लियर कर दिया है कि क्या ये कारण है, किस तरीके से इसका उभार हुआ, वर्तमान में किस तरीके से बांग्लादेश में आर्थिक स्थितियां चल रही हैं और क्यों जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों के द्वारा विरोध विद्रोह किया जा रहा है। आई थिंक आपको ये चर्चा पसंद आई होगी और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई तो निश्चित तौर पर इस सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन जाते जाते एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत बेहतर तरीके से जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करें, तो फिर आपका स्वागत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा बैच में। प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत 18 जुलाई से यानी कि आज से ही की गई है, सुबह में 8 बजे से। यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको आज ही ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द इस कोर्स का लाभ उठा सकें। और इस कोर्स की कई सारी सुविधाएं हैं, लाइक वाइज 1000+ आवर्स की क्लासेज आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेज इनफैक्ट आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको टेस्ट की सुविधा मिल जाएगी पीटी और मेंस के लेवल पर, साथ ही आपको नोट्स की सुविधा भी मिल जाएगी, साथ ही आपको मेंटरशिप की सुविधा मिल जाएगी। ये तमाम सुविधाएं आपको इस बैच के अंतर्गत मिल रही है। और जानते हो सबसे बड़ी सुविधा क्या है? सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यदि आप इस बैच में इनरोलमेंट लेते हैं और यदि आप पीटी 2025 क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपकी पूरी फी वापस कर दी जाएगी और आपकी जो शेष तैयारी है मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की वह बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है इस बैच का। तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए ये उपयोगी हो सकता है क्योंकि आप यदि कमिटमेंट के साथ में पढ़ाई करेंगे तो फिर आप पीटी क्वालिफाई भी करेंगे और आप निःशुल्क तरीके से इस पूरे कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हैं और आप सिलेक्शन भी पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना यह है कि दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इसके जरिए 27,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और देन फिर कंटिन्यू
लगभग 1 से 1.5 साल की आपकी पूरी कक्षा जीएस की, सीसेट की, एसे की, इन तमाम विषयों की कक्षाएं भी आपको इसी के अंतर्गत समाहित मिल जाएंगी और इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। ठीक है, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और साथ ही यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यह है मेरा टेलीग्राम आईडी, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के साथ में इंस्टाग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज अब हम लोग यहीं पर कक्षा को विराम देते हैं। किसी और कक्षा में किसी और टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।